गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। नागार्जुना नेचुरो केयर हेल्थ वेलनेस सेंटर, कबीरधाम छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, चांदगांव, जिला बालाघाट और बैहर, इसकी तरफ से धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूं। मैं विक्रम सिंह लाहौरी और नमस्कार करता हूं आप लोगों को। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की हम बात कर रहे थे, तो इसमें बहुत कुछ अलग नहीं है, बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। कुछ छोटी सी थ्योरीज हैं, जो थ्योरीज बहुत माइनर सा डिफरेंस रखती है इम्यूनिटी और ऑटो इम्यूनिटी के बीच में। तो इसके ऊपर हम आज बात कर लेते हैं। और ऑटो इम्यूनिटी के ऊपर अगर आप सही कॉन्सेंट्रेट करते हैं और मेडिसिन के बारे में आप समझ जाते हैं, तो कम से कम 70 से 80 डिसीज, जिसमें कि मेन टॉप 10 डिसीजेस होती है, उन मेन टॉप 10 डिसीजेस को क्या है आप क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और साथ ही साथ में इसके ऊपर एक अच्छा हम टेस्टिमोनियल भी ले सकते हैं और रिजल्ट ले सकते हैं। ऑटो इम्यूनिटी को समझने के लिए इम्यूनिटी को बार बार पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इम्यूनिटी जिसने भी तरीके से पढ़ा हुआ है, तो वो ऑटो इम्यूनिटी के पीछे ज्यादा पागल नहीं होगा। मुझे तकलीफ इस चीज से होती है हमेशा आप लोगों से कि आप डिसीज के पीछे क्यों भागते हो, कारणों के पीछे क्यों नहीं जाते। इम्यूनिटी के अंदर हजारों डिसीज है, जिसको मैं पर डे डिस्क्राइब भी करूं तो सारी उम्र खत्म हो जाएगी। ऑटो इम्यूनिटी के अंदर भी वही चीज है। इम्यूनिटी इस चीज पे डिपेंड करती है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के ऊपर अटैक कर रहा है, और उससे बचाव करने के लिए इम्यूनिटी जो है वो अपना वर्क करती है। तो इम्यूनिटी को हमें मेंटेन करना है, और इम्यूनिटी को हमने मेंटेन कर लिया तो हम ऐसी हजारों डिसीज को कवर अप कर सकते हैं। लेकिन डिसीज के पीछे भागने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप मुझसे पूछते हैं सर सीबीसी की रिपोर्ट में ये करना है वो करना है, सीबीसी की रिपोर्ट में हम कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे अगर उस रिपोर्ट में कुछ एबनॉर्मलिटीज है, एबनॉर्मल रिपोर्ट है। तो आप इम्यूनिटी की स्टडी कीजिए, पर्टिकुलर सीबीसी तो हर पेशेंट का अलग आएगा। सीबीसी की रिपोर्ट में जो सबसे मेन चीज ये मायने रखती है कि अगर आपका व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट है और प्लेटलेट काउंट अगर बहुत ज्यादा राइज है, तो ये आपको इंडिकेट करता है कि आप ऑटो इम्यून डिसीज की तरफ जा रहे हैं। और अगर ये सारी चीजें डाउन पे जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको इम्यूनिटी लॉसेज हो रहे हैं। तो जब वो लॉस पे जा रहा है तो इम्यूनिटी आपको पॉजिटिव करनी है। और जब वो सीबीसी की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट अगर आप देख रहे हैं कि उसमें प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, और आपके खासकर डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट ये बहुत ज्यादा हाई जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है। इसके अलावा सीबीसी की रिपोर्ट में एक एक चीज बताने से कोई मतलब नहीं है। आप लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी सीखने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि आप डिसीज सीखने के लिए काम कर रहे हैं। ये चीज मुझे बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर 1.5 पन्ने में आपके सामने सारी की सारी चीजें सामने आ जाएंगी, उनकी मेडिसिन आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद फिर आप मुझसे पूछेंगे सर रूमेटॉइड अर्थराइटिस का क्या ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए, तो वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन फिर मुझे ये लगेगा कि आप लोग डीप स्टडी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखिए। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं डिसीज बाय डिसीज ही चलते रहूंगा, ना आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी समझिए, ना आप प्लांट समझिए, ना आप कुछ करिए। आप जो डिसीज पूछेंगे, आप जो चीज बोलेंगे, मैं उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और आपको एक पर्टिकुलर उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे दूंगा, प्रोटोकॉल दे दूंगा। और यही सारे लोग कर रहे हैं, और यही चीजें पूरी दुनिया में चल रही है, और कंफ्यूजन बैठा हुआ है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की चलिए बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, अ डिसीज इन विच द बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक्स हेल्दी सेल्स।
ऐसी डिसीजेज जिसके ऊपर आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो हेल्दी सेल्स के ऊपर, आपके जो हेल्दी टिश्यू है उनके ऊपर अटैक करता है, और वो कंफ्यूज हो जाता है इस समय आपका इम्यून सिस्टम कि जो आपकी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ है उसने जो इसके अंदर क्या है कि आपको जो भी इफेक्ट दिया है तो वो इफेक्ट को पढ़ने में, उस इफेक्ट को समझने में आपका इम्यून सिस्टम उस समय कंफ्यूज हो जाता है और वो ये डिफरेंशिएट करना भूल जाता है कि मुझे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वर्क करना चाहिए या हेल्दी सेल्स के अगेंस्ट वर्क करना चाहिए। और इस कंडीशन में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हेल्दी सेल्स के बीच में हेल्दी सेल्स को ही बाहर का अपना दुश्मन समझ के या बाहर से जो भी चीजें आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रही हैं, चाहे वो बैक्टीरियाज या वायरसेस है, तो उनको कंट्रोल करने के बजाय वो क्या करने लगता है, अपनी ही हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब यहां पे दूसरी बात आती है कि कॉजेज क्या है, क्या कारण है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे। तो इसमें यह देखने के लिए आपको मिलता है द ब्लड सेल in the body's immune system help protect against harmful substance. Example include bacteria, virus, toxins, cancer cells and blood and tissue from outside the body. तो आपकी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, बॉडी इम्यून सिस्टम को हेल्प करती हैं किस चीज से लड़ने के लिए, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स, कैंसर सेल्स और ब्लड के अंदर होने वाले जितने भी बदलाव हैं, और साथ ही साथ में आपके टिश्यू जो कैंसर सेल जैसे जो आपके नॉर्मल टिश्यू नहीं है, उन सारी चीजों को रोकने के लिए, उन सारी चीजों से लड़ने के लिए जो ब्लड सेल्स है ये क्या करती हैं, ये इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती हैं। अब दूसरी चीज आ गई, these substance contains antigens. The immune system produces antibodies against these antigens. तो यहां पे एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन वो चीज होती है जो कि बाहर से आती है और उसको लड़ने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो शरीर है वो क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। और इस कंडीशन में जब इम्यून सिस्टम जो है ये क्या करता है कि आपके एंटीजेंस को पढ़ने में कंफ्यूज होने लगता है और एंटीबॉडीज के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करने लगता है, तब वो क्या करता है कि आपकी जो हेल्दी सेल्स होती है उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। दैट इनेबल इट टू डिस्ट्रॉय दीज हार्मफुल सब्सटेंस। तो these substances contain antigens. The immune system produces antibodies against these antigens that enable it to destroy these harmful substances. तो ये एक नॉर्मल जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक नॉर्मल सी ये बात करता है कि भाई एक एंटीजन आया और मुझे एक एंटीबॉडी बनाना है उससे लड़ने के लिए। लेकिन जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आपके आ जाते हैं। अब यहाँ पर भी हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ही आपने जब ब्लड सेल की बात कर ली तो आपकी A3 मेडिसिन तो पहले ही आ गई। इम्यूनिटी जब पढ़ाया था तब भी A3 आपके पास सबसे पहले आया था, क्योंकि ब्लड और उसके जो कंटेंट्स होते हैं उसके ऊपर वर्क करना हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब इस चीज को समझना जरूरी है कि एंटीबॉडी क्या है। एंटीबॉडीज में बी produced when the immune system mistakenly considers healthy tissue a harmful substance. This is called autoimmune disorders. बात वही है, इम्यूनिटी जब होम्योस्टेटिक कंडीशन में नॉर्मल वर्क करेगी
तो वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को लड़ाई करेगी, उसको बॉडी में डेवलप होने से रोकेगा। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में ये होगा कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो अपने क्राइटेरिया से बाहर काम कर रहा है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो जिन भी लोगों ने इम्यूनिटी को बहुत तरीके से मेरे वीडियोस में या ऑडियोज में पढ़ा हुआ है, उसमें जो भी मेडिसिन आपने देखी है, तो क्रॉनिसिटी के आधार पर जिस तरीके से इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हम हायर डायल्यूशन पे काम कर रहे थे। फर्स्ट मेडिसिन A3 तो इस ग्रुप इस अभी तक के डिस्क्रिप्शन में आपके सामने आ गई है। तो उसी तरीके से जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की बात आती है तो इसमें भी हम हायर डायल्यूशन से ही 1000वें 500 से ही हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये चीज आप सबसे पहले अपनी टैगलाइन बना के रख लीजिए। इसके बाद में दूसरी चीज आती है, व्हेन यू हैव ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स your immune system does not distinguish between healthy tissue and potentially harmful antigens. As a result, the body sets off a reaction that destroys normal tissue. फिर वही बात आ गई कि जब आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो हेल्दी टिश्यू और जो आपके हार्मफुल एंटीजेंस है इनके बीच में ये डिफरेंस नहीं कर पाता है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि आपके जो नॉर्मल टिश्यूज होते हैं, नॉर्मल सेल्स होती है, वो डिस्ट्रॉय होने लगती है और यहां से लगभग 80 प्रकार के मेन डिसीजेस बाहर निकलते, जिसमें कि 60 डिसीजेस जो है वो मुख्य रूप से आपको आपकी जनरल प्रैक्टिस में देखने के लिए मिल जाती है। अब दूसरी चीज यह है कि द एग्जैक्ट कॉज ऑफ दिस अननोन थ्योरी ओनली डिपेंड्स ऑन दैट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ड्रग में ट्रिगर चेंज दैट डिसीज। तो अभी तक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का कोई भी लॉजिकली कॉज यहाँ पर एग्जैक्ट कॉज जो है वो अपनों को पता नहीं है। और दूसरी चीज, अगर हम अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हिसाब से, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को आप कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले इम्यूनिटी के एपिसोड्स फिर से देखें। और अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको सारी की सारी इम्यूनिटी फिर से समझाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इम्यूनिटी नॉर्मल वर्क कर रही है तो आप स्वस्थ हैं, लेकिन अगर वो एक्सेस वर्क कर रही है तो आपको ये डिसीजेस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर देखने के लिए मिलते हैं। अब दूसरी चीज, द इम्यून सिस्टम, दिस में हैपन मोर ऑफन इन पीपल हु हैव जीन्स दैट मेक देम मोर prone to autoimmune disorders. अब an autoimmune disorders may results in, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब आपको होते हैं तो उसके सबसे पहले आपको क्या रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो उसमें सबसे पहला रिजल्ट आपको बॉडी के अंदर ये देखने के लिए मिलता है कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी टिश्यू, सेकेंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गन, और थर्ड आता है चेंज इन ऑर्गन फंक्शन। हेल्दी बॉडी टिश्यू जो है वो उसका आपको डिस्ट्रॉय वो हो रहे हैं वो देखने के लिए मिलता है। दूसरी चीज आपको ये देखने के लिए मिलती है कि जहां पे आपको बहुत कंडीशंस पे आप देखते होंगे कि हाइपरट्रॉपीज आपको देखने के लिए मिलती है, एबनॉर्मल ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलती है, आपको स्प्लीनोमेगली देखने के लिए मिलता है, बहुत लंबे समय तक हेपेटोमेगली देखने के लिए मिलता है, किसी के किडनी का साइज बढ़ जा रहा है। तो ये कंडीशन जो होती हैं ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के ऊपर आती हैं। और इस थ्योरी में हम लोग कहाँ चूक करते हैं, इस थ्योरी में हम लोग ये चूक कर देते हैं कि हम हमेशा हेपेटोमेगली की बात आती है या स्प्लीनोमेगली की बात आती है तो हम S5F1Y, उसके बाद में फिर हम WE, उसके बाद में और ज्यादा हुआ तो C5, उसका ऐसी करोड़ों प्रकार के हम फॉर्मूलेज बना लेते हैं, लेकिन हम कॉज के ऊपर नहीं जाते कि अगर आपके किसी पेशेंट को पर्टिकुलरली कोई लीवर डिसीज नहीं है और बार बार अगर उसको आपको हेपेटोमेगली और स्प्लीनोमेगली
ये आपको बार बार देखने के लिए मिलता है। नॉर्मल कंडीशन में भी अगर आपको किसी पेशेंट में सोनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराने में ये चीज पता चलती है कि इस पेशेंट को सिर्फ नॉर्मल फीवर है, लेकिन लंबे समय से हेपेटोस्प्लीनोमेगेली या हेपेटोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली या पैंक्रेटिस, इस टाइप की चीजें लगातार इसको देखने मिल रही है, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को पहचान सकते हैं। दूसरी चीज, आप हमेशा देखेंगे कि ऐसे पेशेंट को लगातार बुखार रहने की समस्या आ सकती है इसके। और तीसरी बात आती है सबसे मेन चीज कि इसको जो जॉइंट्स होते हैं, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है आपका, जो बोन्स होती है, इस पे ये सबसे ज्यादा टारगेट करती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जिसको मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। और इनके लिए जॉइंट्स पेन अगर आपकी बॉडी में लगातार आ रहे हैं, बहुत कम उम्र से अगर ये जॉइंट्स पेन आपको आ रहे हैं, अगर वो एज रिलेटेड नहीं है, अगर वो अर्थराइटिस नहीं है, अगर वो यूरिक एसिड के कारण गाउट नहीं है, तो इसका अर्थ ये है कि आपके पर्टिकुलर पेशेंट को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो चुका है। और इसकी पहचान आपको करना है। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं, जो भी डिसीजेस हमें दिख रही हैं, तो उस डिसीज के एक स्पेसिफिक फॉर्मूला के साथ में आपको इम्यूनिटी के ऊपर वर्क करना है। ये चीज आपको समझना चाहिए। मेरी क्लासेस आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर डिसीज के बारे में बताकर उसका फॉर्मूला देने के लिए नहीं है। और जब हम कॉजेस की बात करते हैं, तो एक वीडियो को बनाने के लिए, इसमें ऑथेंटिसिटी लाने के लिए, इसमें आप लोगों को सही जानकारी देने के लिए समय लगता है। और वैसे भी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, आप लोग भी फेस्टिवल आपके घर में होता होगा, आप लोग भी व्हाइट वॉशिंग करते होंगे, आप लोगों के भी फैमिली मेंबर्स आते होंगे, आप लोग भी सेलिब्रेट करते होंगे। तो इन चीजों में क्या है, थोड़ा सा कभी ऐसा हो जाता है कि भाई 2-4 दिन का गैप आ गया या 5 दिन का गैप आ गया फेस्टिवल सीजन में। तो इस चीज के लिए आप लोगों को ज्यादा ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि सर मेरी तरफ से आपको कुछ वीडियोस नहीं मिल रहे हैं। मैं आप लोगों की आधी अधूरी जानकारी को बढ़ाने के लिए मैं किसी भी ऐसे वीडियो को आपको नहीं डालना चाहता जो कि सिर्फ मुझे एक ऐसा इंसान बना के रख दे कि आपने एक डिसीज पूछी और मैंने आपको उसका ट्रीटमेंट बता दिया। आपके पैसे का और आपके समय का मुझे पूरा ध्यान है। इस चीज को मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं। तो अब यहाँ पे ये जो बात आ गई कि इस टाइप के चेंजेस अगर आपको बॉडी में देखने के लिए मिलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पेशेंट है या आप खुद है, तो आप कहीं ना कहीं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं और उस पेशेंट को ये कंडीशन आ चुकी है, जिसका आपको उस पर्टिकुलर अगर जॉइंट पे इफेक्ट आ रहा है तो जॉइंट्स की मेडिसिन के साथ में इम्यूनिटी हमको ऐड करना पड़ेगा। अगर फीवर्स आ रहे हैं, दूसरी चीज इसमें यह देखने के लिए मिलती है कि इंटरनल जो आपकी म्यूकोसल जो फंक्शनिंग होती है उसमें काफी प्रॉब्लम्स आती है। जो इसकी शुरुआत हो जाती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, और जीआईटी ट्रैक्ट में हम बात करें तो इंटेस्टाइन इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। वो कैसे होता है मैं अभी आपको मॉडर्न थ्योरी से बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं आयुर्वेद इसमें कनेक्ट करके आपको बताऊंगा। दोनों चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर may affect one or more organs or tissue types. Areas of often affected by autoimmune disorders included blood vessels, फिर से A3 पे पहुंच गए आप, connective tissue, endocrines such as thyroid or pancreas, joints, muscles, RBCs and skin. तो जब एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा, तो जैसा कि मैं पहले बता रहा था, तो सबसे पहले वो किस चीज पे अगर आप इंडिकेशंस देखना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपको देखेंगे जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर आपको क्रॉनिक जो है वेरिकोज वेन्स वगैरह देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद में आप ये देखेंगे कि आरबीसी जो है आपके जो ब्लड है पर्टिकुलर, उसके सीबीसी में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको सारी चीजें एकदम हाई लेवल पे आपको मिलेंगी। उसके बाद में देखने के लिए मिलेंगी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉब्लम हो सकती है आपको। उसके साथ ही साथ में एंडोक्राइन्स यानी कि
जो आपके हार्मोनल चेंजेस हैं वो लगातार आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे ज्यादा आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे पैनक्रियास में, जिसमें टाइप 1 डायबिटीज आता है, और दूसरी चीज आप देखेंगे थायराइड में, जिसमें आपको थायरोडाइटिस ये देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ में जॉइंट को मैं पहले बता चुका हूं, इसमें आपको मिलेगा क्या, जॉइंट में पेन देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो छोटे जॉइंट हो या बड़े जॉइंट हो। और इसी के कारण रूमेटिड अर्थराइटिस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ना कि वो अर्थराइटिस का एक टाइप है। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि ये चीज आप याद रखेंगे नहीं ऑटो इम्यून से और नॉर्मल अर्थराइटिस से, आप रूमेटेड अर्थराइटिस को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, उसके बाद में फिर आपको रिजल्ट नहीं आएगा और आप बोलेंगे विक्रम सर आपने बताया नहीं था। मैंने बताया था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि रूमेटेड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें कि हम C4, L1 का यूज करते हैं, A3 का यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ में हमें इम्यूनिटी के जो फॉर्मूलेज में पहले दे चुका हूं उनको भी अटैच करके वहां पर काम करना चाहिए, वो भी हायर डायल्यूशन में। और अगर आप अभी भी ये जानना चाहते हैं कि सर क्या इम्यूनिटी का फार्मूला था, तो मैं आपको पहले से बता देता हूं। A3S6L1 Ven1G और S10C10Ver1Y, ये मैंने आपको एक फंडामेंटल बहुत तरीके से ये चीज मैं आपको डिस्क्राइब भी कर चुका हूं और बता भी चुका हूं कि ये कैसे और क्यों काम करता है। तो इनके साथ सिर्फ आपको थोड़ी मोड़ी मेडिसिन यहाँ पे आगे पीछे करना है कि अगर आप रूमेटोइड अर्थराइटिस पे काम कर रहे हैं तो उसके बाद आप अगर सिर्फ C4 को Ven1GE के साथ ऐड कर दे, A3S6L1 ऑलरेडी आपके पास है, S10C10Ver1Y आप कर रहे हैं, और एक्सटर्नल एप्लीकेशंस पे आप F2RE या BE के साथ आप अगर एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते रहें तो वो रूमेटोइड अर्थराइटिस अपने आप ठीक होना चालू हो जाएगा। और अभी फिर से बता रहा हूं कि ऐसी चीजों में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में दो चीजें होती हैं कि एक चीज तो ये क्रॉनिक होता है और दूसरी चीज इसमें जो इम्यून सिस्टम है आपका वो क्या करता है, ये हाइपर एक्टिव होकर काम करता है, जो आपकी नॉर्मल टिश्यू और सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। इसीलिए हमें यहाँ हमेशा 1000वें या 500 या जितना हो सके उतने हायर डायल्यूशन से हमें यहाँ पे वर्क करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इसके लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि इसका पता बहुत दिनों के बाद चलता है, यानी ऑलरेडी क्रॉनिसिटी इस पे आ चुकी होती है। उसके बाद कुछ लोगों में जो मेन चीज देखने के लिए मिलती है वो पेन, वो मस्कुलर पेन हो सकता है, वो जॉइंट पेन हो सकता है। उसके बाद जोड़ों के दर्द के साथ में